सभी को गुड इवनिंग। आज की क्लास में एक बार पुनः आपके साथ मैं जुड़ चुका हूं। साथियों, आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज की जो वीडियो होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ वीवीआई जीके का क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जीके आप हमेशा पढ़ते रहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। इसीलिए साथियों, बहुत सारे सिस्टर के मन में ये भी प्रश्न आते हैं, बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि सर बीटीएससी एएनएम का तो सिलेबस ही जारी नहीं हुआ है, तो फिर आप कैसे पढ़ाते हो, बिना सिलेबस का कैसे पढ़ाते हो। भैया, मैं आपसे एक ही बात बताता हूँ और सभी सिस्टर्स में एक ही बात बता रहा हूँ कि सिलेबस मतलब क्या। अगर मैंने एएनएम की क्लास कर रखी हूँ, एएनएम की ट्रेनिंग कंप्लीट कर रखी हूँ, एएनएम मैं हूँ, तो एएनएम सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, तो इसमें नया सिलेबस की इंतज़ार करने से क्या ज़रूरत है। मुझे एएनएम की पूरी तैयारी करनी है, इस बात को समझ लीजिए। और यही आपकी सिलेबस हुआ। बाकी जो चेंजिंग आता है वो मैथ, रीजनिंग, जीके में, वो भी परसेंटेज की कि कितना प्रतिशत में मैथ पूछे जाएंगे या फिर मैथ नहीं पूछे जाएंगे, रीजनिंग पूछे जाएंगे या नहीं पूछे जाएंगे, इस चीज़ की आती है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम लोग थोड़ा सा इंतज़ार कर लेंगे कि जब सिलेबस होगा तब। लेकिन हम लोग का जो पढ़ाई है, एक पढ़ाई अलग चीज़ होता है और एक सिलेबस अलग चीज़ होते हैं। तो पढ़ाई जो हम लोग को करनी है वो करते ही रहना है। जैसे कि एएनएम सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहना है। आप एक एएनएम हो तो एएनएम की पढ़ाई करते रहना है, हद हमेशा करते रहना है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जनरल नॉलेज की, एक जीके की, जनरल नॉलेज की, ये जो जनरल नॉलेज होते हैं ना, ये हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम निकाल लीजिए, कोई भी एग्ज़ाम आप निकाल लीजिए, जो जॉब वाले हो, जो कंपटीशन के लिए हो, जो जॉब वाले एग्ज़ाम हो, आपको 99% एग्ज़ाम ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको यहाँ पर जनरल नॉलेज के कुछ ही क्वेश्चन, चाहे वो 5% हो, 10% हो, 20% हो, आपको जीके की क्वेश्चन दिखने को मिल ही जाएंगे। इसीलिए साथियों, हम लोग इंतज़ार नहीं करेंगे, पढ़ाई अपना बंद नहीं करेंगे। हम लोग एएनएम की जो यहाँ पर बुक है, एएनएम की जो किताबें हैं, इस एएनएम किताबें को पढ़ते रहना है और जीके की जो सब्जेक्ट है इनको हमें पढ़ते रहना है। अगर आपका ये दोनों मजबूत है ना, तो आप यकीन के साथ हम आपको बता देते हैं, आप एएनएम की जॉब तो निकाल ही लेंगे। इसके अलावे अगर आप किसी और भी चीज़ की तैयारी करते हैं तो उसके लिए जीके आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेंगे। इसीलिए आप लोग निगेटिव माइंड में नहीं लाइए और पढ़ाई के प्रति एकदम तैयार रहिए। आप कुछ भी सोचिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़ाई करते रहिए। मेरा बस ये आखिरी कहना है कि पढ़ाई करते रहिए, बस इधर उधर के बातें में नहीं पड़ेंगे। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो गए होंगे, मुझे यकीन है, और आप लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, सिस्टर, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे आज यहाँ पर जीके की क्वेश्चन। और जीके की जो क्वेश्चंस करेंगे तो इसमें हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में पढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री जो हमारे देश में होते हैं ना, एक प्रधानमंत्री हमारे देश में होते हैं। अभी का प्रधानमंत्री कौन है आप लोग को मालूम ही होंगे। तो प्रधानमंत्री से रिलेटेड एक प्रश्न आने के बहुत ही ज़्यादा चांस होते हैं। तो इस प्रधानमंत्री से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं क्वेश्चन, तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड यहाँ पर हम लोग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड सभी पॉइंट को कवर कर लेते हैं, जिससे आंख बंद करके क्वेश्चंस आएंगे तो आंख बंद करके टिक लगा करके आ जाएंगे। प्रधानमंत्री वाले प्रश्न आएंगे तो एक भी छोड़ करके नहीं आना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। साथियों, सबसे पहले क्वेश्चंस आपको यहाँ से ये देखने को मिलेगा कि वह प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दे दिया। यानी कि संसद का जो सत्र होते हैं, संसद का सत्र, जैसे कि ये संसद सत्र आपको दिल्ली में हो गया, लोकसभा में हो गया, केंद्र का हो गया, और एक होता है विधानसभा। ठीक है, विधानसभा। और ये विधानसभा थोड़ा गौर से समझना, अब ये दोनों चीज़ अलग अलग है, अब दोनों चीज़ अलग अलग है। ये संसद मतलब आपको केंद्र में हो गया, दिल्ली में है, और विधानसभा प्रत्येक राज्य में होते हैं। तो विधानसभा में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, सीएम साहब होते हैं, ठीक है, राज्यपाल होते हैं। यहाँ पर संसद में कौन होते हैं, प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो यही चीज़ होता है। तो संसद में जो प्रधानमंत्री बैठते हैं संसद के सत्र में, तो इस संसद के सत्र में कभी उपस्थित ही नहीं हुए, कभी गए ही नहीं सत्र में, और यहाँ पर त्यागपत्र दे दिए। कौन से प्रधानमंत्री थे, तो मोरारजी देसाई, श्रीमती इंदिरा गांधी, चौधरी चरण सिंह, लाल बहादुर शास्त्री। तो यहाँ पता आपको आंसर दिखता ही होगा, तो आप लोग टिक लगा लिए होंगे चौधरी चरण सिंह।
चौधरी चरण सिंह एक ऐसा पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, जो संसद में जो सत्र होता है ना, सत्र होता है शीतकालीन, यहाँ पर जो सत्र होता है अलग अलग ऋतु में, तो ये सत्र में कभी उपस्थित नहीं हुए और अपना त्याग पत्र जा करके दे दिया। और ये त्याग पत्र किसको देते हैं? तो राष्ट्रपति साहब को। किसको? राष्ट्रपति साहब को देते हैं। राष्ट्रपति को त्याग पत्र प्रधानमंत्री दे सकते हैं। तो याद रखेंगे चौधरी चरण सिंह थे प्रधानमंत्री, जो कभी संसद में उपस्थित नहीं हुए और त्याग पत्र जा करके दे दिए। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी सिस्टर यहाँ से याद रखोगी। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? चलो अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग भी कमेंट करके मुझे बता दो, ठीक है? कमेंट करके आप लोग बता दो अगला क्वेश्चन की क्या है। सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? अब ये जो मंत्रिपरिषद होते हैं सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा, संसद। अब बताइए आप लोग किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? किन्हीं को अगर आंसर याद है, अगर किन्हीं भाई को, किन्हीं सिस्टर को, किन्हीं को भी, किसी को भी अगर ये याद है आंसर, किन्हीं प्यारी प्यारी सिस्टर को, तो आप लोग बता दीजिए ये मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के, संसद के? जल्दी से बताइए, जल्दी से आप लोग कमेंट करके आंसर इनका बता दीजिए कि प्यारी प्यारी सिस्टर किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो भाई यहाँ पर बात करेंगे सिस्टर, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो जो ये मंत्रिपरिषद होते हैं ना, ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। अब आप लोग सोचेंगे कैसे? तो देखिए मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये प्रत्येक लोकसभा मेंबर होते हैं, ठीक है? लोकसभा का जो चुनाव होता है कोई न कोई सदस्य होते हैं, तो ये जब लोकसभा यहाँ पर जो ये लोकसभा जो अगर भंग होते हैं तो ये मंत्रिपरिषद भी हट जाते हैं। तो यहाँ पर याद रखेंगे मंत्रिपरिषद जो यहाँ पर उत्तरदायित्व होता है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं राज्य में। राज्य में क्या होता है? विधानसभा। आप लोग को पहले बताए राज्य में क्या होता है? विधानसभा। अब देखिए हर एक विधानसभा क्षेत्र है, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है हर एक राज्य में। मान लो हम बिहार में हैं तो बिहार में अलग अलग विधानसभा क्षेत्र है। आप जिस भी विधानसभा क्षेत्र में होंगे वहाँ पर एक विधायक जीते होंगे, तो ये विधानसभा क्षेत्र है तो विधानसभा के उत्तरदायी होते हैं। इसी तरह से ये जो लोकसभा के प्रति क्या होते हैं? मंत्रिपरिषद जो भी होता है लोकसभा का, वो लोकसभा के अंतर्गत होते हैं, लोकसभा के उत्तरदायित्व होते हैं, ठीक है? तो आप लोग इस तरह से आंसर याद रखना। जो केंद्र वाला होता है लोकसभा वाला जो मंत्रिपरिषद होता है वो लोकसभा के प्रति, और जो राज्य के जो विधानसभा वाला सदस्य होते हैं वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। आपको इस तरह से याद रखनी है, ठीक है? चलिए बहुत अच्छा, आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो भाई। इस क्वेश्चन का आंसर करके बता दो क्या होगा। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होते हैं। तो अभी मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होते हैं किनके प्रति? यहाँ पर बताओ। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व होते हैं किनके प्रति? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा। तीन का ही आंसर करके बता दो। मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके? व्यक्तिगत रूप से यहाँ पर बात हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो मंत्रिपरिषद जो है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायित्व किसके प्रति होते हैं? तो प्रधानमंत्री के प्रति। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से आप लोग याद रखना, प्रधानमंत्री के। चूँकि देखिए यहाँ पर याद रखना उत्तरदायित्व तो प्रधानमंत्री। चूँकि यहाँ पर याद रखेंगे, देखिए प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि मंत्री किनको बनाना है उसको चुनते हैं, चुन करके और यहाँ पर सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से कि इनको यहाँ पर मंत्री बनाया जाए। राष्ट्रपति से उनको यहाँ पर सिफारिश करते हैं, है ना? तो प्रधानमंत्री चुनते हैं और जो सिफारिश करके राष्ट्रपति को देते हैं उसी ही मंत्री यहाँ पर बनाए जाते हैं। तो याद रखेंगे व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है? तो प्रधानमंत्री से। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ अगर हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन इस तरह से यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला तरफ इस तरह से क्वेश्चन आपको रहने वाला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? अब जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ 1947 ईस्वी में, है ना, 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गए, अंग्रेज से हट गए, आज़ाद हो गए, तो उस टाइम में गृह मंत्री कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा, जगजीवन राम, श्री राजगोपालचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। आप लोग को क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट करके एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि क्या होंगे। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि जब भारत देश आज़ाद हो गया, अपना स्वतंत्र हो गया, तो सबसे पहली बार गृह मंत्री, होम मिनिस्टर कौन बने थे? गृह मंत्री कौन बने थे? जल्दी से आप लोग आंसर करके बता दीजिए कि इनके आंसर क्या होंगे। गृह मंत्री कौन बने थे? चलिए बहुत अच्छा आंसर, बहुत अच्छा। सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से याद रखेंगे। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर डी हम लोग को यहाँ से याद रखनी है। बहुत अच्छा जवाब। चलिए बहुत अच्छा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन बने थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल।
ऑप्शन नंबर डी हम लोग को यहाँ से याद रखनी है। बहुत ही यहाँ पर एकदम एग्जैक्टली राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे की तरफ हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। आगे क्या थोड़ा सा उनको यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस तरह से, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री, चलिए सुनिए देखिए, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। अब कौन से पहला प्रधानमंत्री थे? इनमें से कौन सा पहला प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री। चलिए बताइए कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? जल्दी से आप लोग एक बार आंसर करके यहाँ पर कमेंट आंसर बताइए, कौन से प्रधानमंत्री थे जिनके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था? चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पर चलते हैं तो पहला प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। इन्हीं के प्रति सबसे पहले लोकसभा में कहा कि आपके प्रति हम अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू के लिए लाए गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ से देख लीजिए, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? ठीक है, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? आप लोग इसके आंसर करके बता दीजिए। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और संसद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? आप लोग एक बार आंसर करके यहाँ पर बता दीजिए। मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए अपने कैरेक्टर के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर ऊपर ही किए थे। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बता दो, जल्दी से आंसर करके बताओ किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। तो मंत्रिपरिषद जो होते हैं ना वो लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऊपर भी इसका आंसर किए थे, तो लोकसभा याद रखेंगे। मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी यहाँ से। चलिए आगे की तरफ भाई बढ़ते हैं, आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय गणराज्य में, ठीक है, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? अब भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी किसके पास होता है? कौन वास्तविक रूप से कार्य करते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर मंत्रिपरिषद? वास्तविक रूप से कौन यहाँ पर कार्य करते हैं? यहाँ पर एक बार आंसर करके आप लोग बताओ। भारत में वास्तविक कार्यकारी पदाधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होते हैं? वास्तविक रूप से कौन कार्य करते हैं? तो भारत में अगर वास्तविक रूप से बात करेंगे भारतीय गणराज्य में तो मंत्रिपरिषद के पास, किसके पास होते हैं? मंत्रिपरिषद ही मूल रूप से कार्यकारी प्राधिकार होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए एक चीज़ और आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, भारत में सबसे प्रथम नागरिक कौन होते हैं? भारत का सबसे उच्च प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति, यानी कि सब कुछ राष्ट्रपति के हाथ में होते हैं, है ना। हमारे देश के सब कुछ राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन देखिए राष्ट्रपति के पास सब कुछ है, लेकिन कार्य कौन करते हैं? शक्ति सब तो राष्ट्रपति के पास है, लेकिन कार्य कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। यानी कि यह एक समझो कि यह एक यहाँ पर राष्ट्रपति है देश का, लेकिन सब कुछ चलाते लड़ाते सब कुछ करते कौन है? तो हमारे देश के प्रधानमंत्री। तो याद रखेंगे इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रमुख कौन होते हैं? तो यहाँ पर राष्ट्रपति होते हैं। इसी तरह से आप लोग याद रखेंगे जो कार्यकारी पदाधिकार होते हैं, ये कार्यकारी पदाधिकार मंत्रिपरिषद होते हैं, जो मंत्रिपरिषद होते हैं लोकसभा का, वही सब कुछ यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखेंगे मंत्रिपरिषद। अगला क्वेश्चन, भारत के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार, देखिए 75(3) के अनुसार यहाँ पर याद रखना आप लोग को इस तरह से, भारत के संविधान के 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं? अनुच्छेद 75(3) के 75(3) है यहाँ पर, आप लोग गौर करके क्वेश्चंस का आंसर कीजिएगा। 75(3) के प्रति देखिए एक अनुच्छेद सिर्फ 75 होता है, आपको आगे मैं बताऊँगा, अभी ही बता दूंगा। ठीक है, एक है यहाँ पर 75(3). अब 75(3) अनुच्छेद में क्या बात कहा गया? 75(3) अनुच्छेद में क्या कहा गया कि मंत्रिपरिषद जो होते हैं ना, मंत्रिपरिषद ये किसके प्रति उत्तरदायित्व होंगे? अब बताओ आंसर आप लोग पहले। राष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? आप लोग बताओ जल्दी से। ठीक है, बताओ जल्दी से किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं? अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद निम्नलिखित में से किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व होते हैं? आप लोग आंसर करके बताओ।
तो अनुच्छेद 75(3) के अनुसार लोकसभा के प्रति, किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप सभी याद रखना, ठीक है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं। देखिए एक यहाँ पर अनुच्छेद होता है, यहाँ पर आर्टिकल 75 होता है, जिसमें ये बात कहा गया है कि भारत में एक प्राइम मिनिस्टर होंगे, भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे। तो याद रखना अनुच्छेद 75 में, ठीक है। अनुच्छेद 75 में कहा गया है भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे। अनुच्छेद वाला मैं एक अलग से यहाँ पर आप लोग को लाऊंगा, आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। अनुच्छेद इंपॉर्टेंट जो अनुच्छेद पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट अलग से ला देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बस याद रखेंगे 75(3) में बता दिया गया है कि लोकसभा के प्रति यहाँ पर मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व होंगे, और 75 में सिर्फ बताया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से याद रखेंगे। चलिए अब भी थोड़ा सा प्रधानमंत्री के बारे में बोल देता हूँ। देखिए प्रधानमंत्री का नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। तो याद रखेंगे यहीं से राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति। 75 अनुच्छेद में इस बात को यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। धीरे धीरे सब कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री के बारे में क्लियर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर आंसर आ गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? मंत्रिपरिषद, लोकसभा के सदस्य, भारत के राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल के सदस्य। जल्दी से आंसर करके बताओ, जल्दी से आंसर करके बताओ। यहाँ पर अनुच्छेद 74 में और 75 में किन विषयों पर विचार किया जाता है? अनुच्छेद 74 और 75 में किन विषयों पर विचार करते हैं? जल्दी से आंसर करके बताओ। तो भारत के जो संविधान है ना, अपना जो संविधान है ना, इसमें जो अनुच्छेद 74 और 75 है, इसमें अगर हम लोग विचार करने की बात करते हैं तो मंत्रिपरिषद के बारे में विचार करते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से याद रखना, मंत्रिपरिषद के बारे में यहाँ से हम लोग विचार करते हैं अनुच्छेद 74 में और अनुच्छेद 75 में, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से याद रखेंगे अनुच्छेद 74 और अनुच्छेद 75, जिसमें मंत्रिपरिषद के प्रति यहाँ पर क्या होता है? विचार होता है कि मंत्री कौन कौन बनेंगे, मंत्रिपरिषद कैसे होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका याद रखेंगे। देखिए अब संघीय मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने वाला पहला मंत्री कौन था? अब संघीय मंत्रिपरिषद से सबसे पहले पद त्याग करने वाला, पद को त्याग कर देने वाला पहला मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आचार्य JV कृपलानी, गोपाल स्वामी अयंगर, श्याम प्रसाद मुखर्जी। चलिए आंसर करके बताइए आप लोग, जल्दी से आंसर करके बता दीजिए कि संघीय मंत्रिपरिषद के पद त्याग कर दिया कौन पहले मंत्री थे? जल्दी से आंसर करके आप सब यहाँ पर बताओ। सबसे पहले मंत्रिपरिषद के कौन से मंत्री थे जो अपने पद को त्याग कर दिए? तो श्याम प्रसाद मुखर्जी, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। श्याम प्रसाद मुखर्जी थे जो सबसे पहले अपने पद को त्याग कर दीजिए, पद को छोड़ दिए, अपना पद को त्याग कर दिए। तो ऑप्शन नंबर डी ही यहाँ से याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद के यहाँ पर पहले यहाँ पर मंत्री यही थे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? अब वित्त मंत्री की बात कर रहा है, गृह मंत्री तो आपने देख लिया, अब वित्त मंत्री बताओ भाई, वित्त मंत्री कौन थे? सबसे पहले भारत के वित्त मंत्री कौन बने थे? डॉक्टर जॉन मथाई, CD देशमुख, जयराम दास दौलतराम, सी राजगोपालचार्य। जल्दी से आप लोग आंसर करके बताओ, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? पहली बार वित्त मंत्री कौन बने थे भारत का? जल्दी से आंसर करके बताओ। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री डॉक्टर जॉन मथाई, डॉक्टर जॉन मथाई, ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ से याद रखना, ठीक है। डॉक्टर जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हम लोग को याद रखनी है। चलिए आगे की तरफ क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, आगे की तरफ यहाँ पर क्वेश्चंस को बढ़ाते हैं, है ना। चलिए मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? अब मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं तो ये सभी को मालूम होंगे। मंत्रिपरिषद में जो मंत्री के स्तर होते हैं वो 3 होते हैं, ये सभी को यहाँ पर मालूम होंगे, इनको बताने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। चलिए भारत के केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। अब भारत का जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य बारी बारी से एक एक करके कौन करते हैं? जल्दी से आंसर करो, यहाँ पर बताओ। अब देखिए इनका आंसर सबको बता दो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के जो बैठक होते हैं इनकी अध्यक्षता कौन करते हैं? इनका यहाँ पर चेयरमैन कौन रहते हैं? उस टाइम में मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो अध्यक्षता की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री, है ना, प्रधानमंत्री। आप लोग सुने होंगे बिहार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री करते हैं राज्य में, और केंद्र में कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं, क्योंकि सब कुछ तो यही करते हैं। पहले ही बता दी, राष्ट्रपति बस एक नाम का है, लेकिन करने के लिए सब कुछ कौन है? प्रधानमंत्री है। तो यहाँ पर इनकी अध्यक्षता में ही सब कुछ यहाँ पर किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ से बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस को याद रखेंगे। चलिए एक दो क्वेश्चंस और करते हैं, एक दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से मंत्रिपरिषद की विवेचित करता है। अब देखिए मंत्रिपरिषद की किस अनुच्छेदों में विवेचित किया गया? अभी तुरंत इस बात को हम बताएं, मंत्रिपरिषद को किस अनुच्छेदों में यहाँ पर विवेचित किया गया? जल्दी से आप लोग आंसर करके बताओ। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा
पदच्युत, हाँ नियुक्ति तथा पदच्युत है यहाँ पर, ठीक है, नियुक्ति तथा पदच्युत है। थोड़ा सा आप लोग क्वेश्चंस को मैं बड़ा कर देता हूँ। नियुक्ति, यहाँ पर नियुक्ति की बात है, नियुक्ति की बात किया गया है। किस अनुच्छेद में? नियुक्ति की बात है, नियुक्ति की बात है और पदच्युत का बात है, ठीक है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 75 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में लिखा गया मंत्रिपरिषद की नियुक्ति होंगे, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो अनुच्छेद यहाँ पर 75 याद रखेंगे, जो राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पर नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ से आप लोग आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई व्यक्ति संसद का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? अब देखिए, कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन के, अब थोड़ा सा इनको समझ लो, ठीक है, इनको थोड़ा सा समझ लो। अब कोई भी व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना, यानी कि सदन मतलब क्या? जैसे कि लोकसभा सदस्य हो गया, लोकसभा हो गया, लोकसभा एक होता है राज्यसभा, ठीक है, एक राज्यसभा। तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी रहता है। अगर आपको मंत्री बनना है तो लोकसभा या फिर राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी रहता है। तो अगर आप राज्यसभा या लोकसभा के सदस्य नहीं हैं फिर भी आप मंत्री बन सकते हैं। तो कितने दिनों के लिए आप बिना सदस्य के रह सकते हैं? 3 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, जब तक प्रधानमंत्री चाहे। चलिए जल्दी से आंसर करके बताओ। तो देखिए आप लोग इसका अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो 6 महीना तक। कितने दिनों तक? 6 महीना तक। अगर आप किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, ना लोकसभा के हैं ना यहाँ पर राज्यसभा के हैं, तो आप लोग यहाँ पर 6 महीना तक, कितने महीना तक? 6 महीना तक। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, 6 महीना तक आप लोग यहाँ पर रह सकते हैं। 6 महीना से पहले आपको या तो लोकसभा का या फिर राज्यसभा का सदस्य यहाँ पर बनना जरूरी रहता है, 6 महीना से पहले, ठीक है, तभी जाकर यहाँ पर रहेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको यहाँ से हटा दिए जाते हैं। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को याद रखेंगे। तो साथियों हम लोग आज इतना ही तक रहने देते हैं, ठीक है, 17 ही क्वेश्चन तक रहने देते हैं। बाकी आपको इसमें 20 प्लस क्वेश्चंस और हम आपको करवाएंगे, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आपको कैसा लगा वीडियो, आपको कैसा लगा ये सेशन, आप लोग एक बार ज़रूर से ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और हम आपको मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में इतना ही रहने देता हूँ। थैंक यू।